आदाब दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लखनऊ की पहचान रूमी गेट। लखनऊ में जिस तरीके से रूमी गेट पहचाना जाता है, जिस तरीके से लखनऊ में आसिफी इमाम बाड़ा बहुत मशहूर है, जिस तरीके से लखनऊ में घंटाघर बहुत मशहूर है, उसी तरीके से लखनऊ की एक बड़ी पहचान बन गए हैं डॉक्टर हिमांशु बाजपेयी। हिमांशु भाई, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लखनऊ जो है, जिस तरीके से रूमी गेट ने लखनऊ की बदलती हुई तहजीब को, बदलते हुए रंगों को देखा है, उसी तरीके से लखनऊ को अपने अंदर जज्ब किया है हिमांशु भाई। लखनऊ की एक रूह हुआ करते थे, जिनको कहा जाता था लखनऊ की रूह, वो थे मुंशी नवल किशोर साहब जी। मुंशी नवल किशोर साहब ने लखनऊ की जो भी तहजीब, तमीज, यहाँ की नफासत, यहाँ की नज़ाकत, लखनऊ का जो खाने खिलाने का जो रिवाज था, या लखनऊ के इतिहासकार, शायरों को, अदीबों को उन्होंने एक पहचान दी। और आपने उनके ऊपर रिसर्च की है, तो जो किसी जगह की रूह को भले तरीके से जानता पहचानता हो, उससे बेहतर बातचीत लखनऊ के बारे में और कौन कर सकता है। लेकिन हिमांशु भाई, जब भी मैंने देखा आप बातचीत करते हैं तो आप कहते हैं कि लखनऊ देखना हो तो आप पुराने लखनऊ को देखिए। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखिए, कोई भी शहर जो होता है, पुराना शहर खासतौर पर, रिवायती शहर जो पिछली कई सदियों से आबाद है और जो कल्चर का गहवारा रहा है, तो उसमें जो कल्चर मिलता है, बिल्कुल जिसको कहते हैं उस शहर का अगर कल्चर आपको कंसंट्रेट तरीके से देखना है तो वो तो पुराने शहर में ही मिलता है। इसलिए क्योंकि नए इलाके तो अभी कुछ वक्त पहले आबाद हुए हैं, कल्चर को बनने में, निखरने में, संवरने में, अपनी मेराज पर, अपने शबाब पर आने में बहुत वक्त लगता है। तो जो पुराना लखनऊ है, वहाँ हर चीज निखर कर, संवर कर एक जगह पहुंची है, तब उसने अपना एक नाम बनाया है। तो पुराने लखनऊ में जिस तरह की जबान है, जिस तरह के खान पान हैं, जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह के किस्से हैं, जिस तरह के लोग हैं, वो इसलिए खास है क्योंकि इन सारी चीजों पर, इन सारे पहलुओं पर काम बहुत हुआ है, कई 100 साल लगाए गए हैं, तब वो चीज यहाँ पहुंची है, तो इसलिए वो देखने लायक है। तो ये जो नया लखनऊ है, ये भी जब कुछ सदियां गुजर जाएंगी तो इस इलाके का भी अपना एक कल्चर हो जाएगा। लेकिन अभी जिसे हम लखनऊ कहते हैं, वो भौगोलिक तौर पे तो एक शहर का नाम है, लेकिन कल्चरली जब एक तहजीब का नाम लखनऊ है, उसे जब समझना होगा तो हमें इसी लखनऊ का रुख करना पड़ेगा, जो पुराना लखनऊ। हम आपसे पहले सुनेंगे वो लखनऊ में जो फरिश्तों के पते मिलते हैं, जी, और उसके बाद क्यों ये जुमला कहा जाता है कि लखनऊ में फरिश्तों के पते। जी, तो वो हमारे गुरु योगेश प्रवीण जी की लाइंस हैं कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। तो वो इसलिए कहा गया कि जब लखनऊ में नया लखनऊ नहीं आबाद हुआ था, यानी ये चौड़ी चौड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी कॉलोनीज नहीं आबाद हुई थी, जब लखनऊ रिवायती शहर था, तब लखनऊ गलियों का ही शहर था, और असल लखनऊ आज भी गलियों का ही शहर है। तो पतली पतली गलियां हैं, लेकिन उन पतली पतली गलियों में पता चल रहा है कि बहुत सारे कुशादा दिल और कुशादा शख्सियत वाले लोग मौजूद हैं। कि पता चला बिल्कुल पतली सी गली में आप जाएंगे तो किसी गौस नगर में आपको योगेश प्रवीण मिल जाएंगे, किसी गोलागंज में आपको बिरजू महाराज बिंदा कालका की ड्योढ़ी मिल जाएगी, किसी नखास में आपको थिरकवा साहब का घर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कहा गया कि गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, कि भाई वो ऐसे लोग हैं जो छोटी सी गली में आबाद हैं, लेकिन उस छोटी सी गली में रहते हुए उनकी जो खुशबू है, उसने पूरी दुनिया को अपने असर में रखा है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। जी भाई, लखनऊ की जो मिली जुली तहजीब है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, कहते हैं कि जब यहाँ नवाबों के वक्त में होली खेली जाती थी, या जो हनुमान मंदिर है, ये उस वक्त की पहचान बना, इसलिए इसको ज्यादा इस कंपोजिट कल्चर से जोड़ा गया। ये बिल्कुल सही बात है। लखनऊ कंपोजिट कल्चर का गढ़ रहा है और अभी भी है किसी हद तक। क्या है कि कंपोजिट कल्चर यानी कि हिंदू, मुसलमान और बाकी जितने धर्मों के लोग थे, धर्म तो सबके अलग अलग थे, आस्थाएं सबकी अलग अलग थी, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पर मिलजुल कर रहते थे और आपस में उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। और ये जो धर्म है, ये कभी भी भेदभाव का या दूरियों का सबब नहीं बनता था। यानी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के
त्योहारों में शरीक होना, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना, एक दूसरे के जो खुशी के मौके हैं, गम के मौके हैं, उनमें शरीक होना, ये सब रहता था। तो इससे एक कल्चर बना। इससे लखनऊ ने दुनिया के सामने ये आदर्श प्रस्तुत किया कि भाई धर्म अलग अलग होते हुए भी एक शहर में कई अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। और सहनशीलता जो शब्द है ना, उसके तहत नहीं, खुशी से, सहते हुए नहीं कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं एक दूसरे को, हम खुशी से, मजे से, आनंद से, लुत्फ से, उस तरह से रह सकते हैं कि एक दूसरे के बगैर हमारा जी ना लगे। तो वो लखनऊ उस आदर्श का सबसे बड़ा एक मॉडल शहर है। और इसीलिए ये यहाँ जो बात है ना कि यहाँ पड़ाइन की मस्जिद भी है, तो यहाँ झाऊलाल का इमामबाड़ा भी है, यहाँ और तमाम चीज़ें हैं। यहाँ हमें ये मिलता है कि बाकायदा रिटर्न हमें इतिहास में ये मिलता है कि लखनऊ के नवाब किस तरह से होली में पेश रहते थे और किस तरह से। आपकी जो बड़ी मशहूर किताब है उनमें एक किस्सा लखनऊ है। जी जी बिल्कुल। तो जो पड़ाइन की मस्जिद है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। थोड़ा सा जो आसिफउद्दौला साहब जो साथ में होली खेलते थे उसके बारे में बताएं। और ये जो हनुमान मंदिर जिसे कहते हैं बड़े मंगल की शुरुआत यहाँ जी जी बिल्कुल। तो मैं हम तीनों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये जो जी पड़ाइन की मस्जिद या पंडिताइन की मस्जिद जो अमीनाबाद में आज भी मौजूद है, ये तो बनवाई ही एक पंडिताइन ने थी और वो उन्हीं के नाम पर, चूंकि पंडिताइन ने बनवाई तो आज भी पड़ाइन की मस्जिद कही जाती है। और पंडिताइन ने क्यों बनवाई? क्योंकि उनकी दोस्त थी बेगम, और वो बेगम से उनकी बड़ी करीबी दोस्ती थी। तो एक होता है ना कि हम अपने दोस्त के खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो उन्होंने किया। और आज भी वो जो मस्जिद है वो लखनऊ ही क्या, हमारे अवध की पूरी जो कंपोजिट कल्चर है उसकी एक मिसाल है, उसकी जामिन है। इसी तरह से जो आपने बात की आसिफउद्दौला की होली की, तो उर्दू का जो सबसे बड़ा शायर है मीर तकी मीर, लखनऊ वैसे तो मीर को बहुत पसंद नहीं आया, आसिफउद्दौला के ज़माने तक आया, उन्हीं के ज़माने में वो आए थे। तो लेकिन मीर को लखनऊ की जो अदा बहुत पसंद आई वो ये कि आसिफउद्दौला होली के जुलूस की क़यादत करते थे, उसकी रहनुमाई करते थे, उसका नेतृत्व करते थे। और आसिफउद्दौला की होली खेलने पर बाकायदा मीर ने मसनवी लिखी है और वो बयान किया है कि होली खेले आसिफउद्दौला वजीर, रंग सोबत से अजब है खुर्दपीर, हर तरफ एक तमाशा, हर तरफ एक मार्का है, शहर क्या है एक तमाशा है। तो इस तरह से पूरी एक मसनवी है। तो ये हमें बताता है कि होली किस तरह से लखनऊ में मिली जुली तरीके से खेली गई। और बड़ा मंगल आज भी जेठ के महीने के जो मंगल हैं बड़े मंगल के तौर पर मनाए जाते हैं। और अब तो ये लखनऊ एक तरीके से मिसाल भी है कि लखनऊ से जो त्यौहार शुरू हुआ आज पूरे यूपी में मनाया जाता है, और उसकी शुरुआत यही है अलीगंज के मंदिर से। और ये पक्की बात है, आप अगर मंदिर में जो पुजारी हैं उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से नवाबों ने अपनी एक मुराद पूरी होने पर एक तरीके से शुक्राने के तौर पर या एक श्रद्धा के तौर पर वो उस मंदिर को बनवाया। और मंदिर तो बनवाया एक चीज़ हो गई, मंदिर का बनवाना तो एक चीज़ है, वो जो एक रिवायत डाली कि मेले लगेंगे और भंडारे होंगे और सबीले लगेंगी और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, वो चीज़ जो है वो अब तक कायम है। और देखिए ये यूँ माना जाता है, अगर आप पौराणिक तरीके से देखें, कि ये शहर लक्ष्मण जी का शहर है, ये शहर हनुमान जी का भी शहर है। हनुमान जी के मंदिरों की यहाँ बहुत परंपरा है। और छाछी कुआं जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से बहुत थोड़ी ही दूर पे है, बहुत सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है। और ये सारे मंदिर बहुत पुराने हैं और इनमें मेले उसी ज़माने से लग रहे हैं। और वो मेले जाहिर तौर पर अगर किसी तरह से अगर उसके लिए शहर में ऐसी फिजा नहीं होती कि शहर में एक समरसता का भाव नहीं होता, तो इस तरह से इस धूम से हमें नहीं दिखते। दूसरी बात यह कि हम सबके ऐसे दोस्त रहे हैं जिनका धर्म हमारे धर्म से अलग है, लेकिन फिर भी जैसे हमारे एक दोस्त हैं, माजिद उनका नाम है, मशकगंज के रहने वाले हैं, दिल्ली में नौकरी करते हैं। कैसरबाग की होली जो है, कैसरबाग में होली बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है। माजिद के अंदर हमने इतनी ललक देखी है कि वो होली में किसी भी कीमत पे लखनऊ आते हैं, चाहे जैसे उन्हें आना पड़े, सिर्फ उन्हें उस कैसरबाग की होली में शिरकत करनी होती है। यानी वो जो शाम में जो एक रौनक होती है क्या, वजह यह है कि माजिद के जो दोस्त रहे बचपन में,
वो सब कैसरबाग के इलाके के रहे और वो सब होली की तैयारियां करते थे। अब दोस्तों में बहुत सारी चीजें मिलजुल कर हो जाती है, तो भाई माजिद भी रहते थे उसमें। अब वो एक सिलसिला बन गया जो हर साल दर साल होता रहा, तो वो बिल्कुल उनकी आदत में आ गया कि भाई दोस्त मिलेंगे और इस तरह से, तो वो आते ही आते हैं। और वो किसी दिन आप माजिद भाई से मिलिएगा और सिर्फ उनसे आप कैसरबाग की होली के बारे में बात कीजिएगा, वो जिस खुशी से और जिस जोश से बात करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा ये जो पैशन है ये गलत नहीं हो सकता। तो माजिद हिंदू तो है नहीं, माजिद तो मुसलमान है, लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये है कि धर्म जो है वो आड़े नहीं आता है सामाजिक मेलजोल और मेल मिलाप और आपसी सद्भाव के। मेरा ये कहना है, लखनऊ ने ये मॉडल दुनिया के सामने पेश किया। अच्छा, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये रूमी गेट और उसके ठीक पीछे आसिफी इमाम बाड़ा है, और ये कहते हैं कि जिसे न दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला। ये आसिफुद्दौला के बारे में लोग कहते थे, हालांकि जब ये कहते तो आसिफुद्दौला इतने सखावत पसंद थे और इतने सखी थे कि वो तुरंत कहते थे कि भाई जिसको न दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला, हमारी क्या बिसात है। तो वो ये उनकी विनम्रता भी थी, लेकिन ये मुहावरा बहुत मकबूल हुआ कि जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला, क्योंकि आसिफुद्दौला बहुत दानशील व्यक्ति थे, बहुत उदार व्यक्ति थे, मदद करने में उनका कोई सानी नहीं था। उनके तमाम किस्से मिलते हैं जिसमें उन्होंने कोई ज़रूरतमंद आया तो उन्होंने उसकी मदद की। और ये जो इमामबाड़ा है ये तो सबसे बड़ी मिसाल है उसकी कि किस तरह से अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उसके बाद फिर उन्होंने लखनऊ वालों को काम देने के लिए, और काम चूँकि लखनऊ वाले बिल्कुल स्वाभिमानी लोग थे, खुददार लोग थे, तो जानते थे कि सिर्फ खैरात यूँ करेंगे कि पैसा देंगे तो कोई गवारा नहीं करेगा, सब अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी खुददारी को, इनकी गैरत को ठेस ना पहुंचे, तो उन्होंने बाकायदा ये प्रोजेक्ट शुरू किया। और उसके बाद फिर उसमें एडिशन ये भी, मतलब ये भी था कि रात में भी लोग आते थे। बिल्कुल वो ये था कि देखिए ऐसा है कि हर आदमी तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं जानता, हर आदमी तो नहीं जानता कि भाई इमारत कैसे बनेगी, या हर आदमी की ये इतनी क़ुव्वत भी नहीं होती कि वो फिजिकली काम उस तरह से कर पाए। तो उसके लिए ये किया गया कि भाई तामीर होती थी, पर एक हिस्सा जो था उसको रात में गिराया जाता था। और ख़ास तौर पर ये रात वाली बात क्यों है, क्योंकि ऐसे लोग जो दिन में आते तो शायद उन्हें नहीं अच्छा लगता कि भाई वो कहीं जा रहे हैं और मजदूरी, तो उनका ये कि रात के अंधेरे में आओ, कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, अपना तुमने थोड़ा काम किया, उस मेहनत के बदले में तुम्हें राज्य की तरफ से एक जो वेलफेयर स्टेट एक होता है कि भाई एक आपको इमदाद मिल गई, और वो इमदाद आपको खैरात की तरह से नहीं मिली, आपने जो मेहनत की उस मेहनत के बदले में मिली, तो आपको भी एक तसल्ली है। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। तो ये देखिए ये आसिफुद्दौला की जो ख्याति है, आज इतने बरस गुजर गए लेकिन आज भी लखनऊ के तमाम नवाबों में उन्हें सबसे अधिक दानशील और उदार व्यक्ति के तौर पर याद किया जाता है। तो इसीलिए है कि इस तरह की शख्सियत थी उनकी। जी अच्छा, आप हमेशा देखिए, एक तो यहाँ पर एक जिक्र करना ये भी बहुत जरूरी है कि उर्दू के जो चंद लोग अब इस वक्त इस लखनऊ में बचे हैं जो उर्दू के बड़े जानकार हैं, उनमें से एक डॉक्टर हिमांशु वाजपेयी। नहीं, हम बड़े जानकार नहीं, हम उर्दू के आशिक हैं। इसपे ये भी कहा जा सकता है कि जो भाषा, लैंग्वेज जो होती है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। जी। उसको जो सीखेगा वो सीख जाएगा। हम तो हमेशा कहते हैं आपकी जो आप कहते हैं कि आपके इसमें जो आपकी परवरिश हुई, जो राजा बाजार और चौक के जो पुराने इलाके हैं, इनमें इनके अगर इनके कुछ किस्से ना कहे जाए तो बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा कहता हूं कि जबान उसकी होती है जो जबान से इश्क करता है। अगर आप जबान को लेकर अगर आप गाफिल हैं, या आप बेनियाज हैं, या आप लापरवाह हैं, या आप कैजुअल हैं, तो आपको जबान वैसी नहीं आएगी। जो हो सकता है किसी की मादरी जबान ना भी हो कोई जबान, लेकिन अगर वो उसे जुनून से, अगर वो उसे संजीदगी से, अगर वो उसे लगन से सीख रहा है, तो हो सकता है आपसे बेहतर वो जबान जान जाए। तो बिल्कुल सही बात है। और जो ये पुराने लखनऊ की जहाँ तक बात है, हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि एक तो परवरिश आपके घर में होती है, आपके वालिदैन आपकी परवरिश करते हैं। दूसरी परवरिश आपके माहौल में होती है। आपका जो माहौल है वो आपकी परवरिश करता है। आपका मोहल्ला, आपका जो गिरदोपेश है, आपके जो आसपास के लोग हैं, वो आपकी परवरिश करते हैं। तो राजा बाजार या पुराना लखनऊ, इसने हमें बहुत पाला, इसने हमें बहुत फरोग दिया और यहाँ से हमने बहुत चीज़ें सीखी। तो क्या है कि जैसे हमेशा हम इस बात को कहते हैं कि जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो बहुत अच्छी ज़बान बोलते थे, जब बात करते थे तो शेर सुनाते थे, और जब वो शेर सुनाते थे तो ऐसा शेर सुनाते थे कि वो शेर उनकी बात को
कॉम्प्लीमेंट करता था, एकदम पुख्ता कर देता था। तो फिर जब हम लोग सुनते थे तो हमें लगता था कि यार ये अदा बहुत अच्छी है कि यार बात की और बात के साथ एक शेर सुना दिया तो इनकी बात पे एक मोहर लग गई। तो ऐसा हमें भी आ जाए तो क्या कहना। तो जब आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि यार ऐसे हम भी बन जाएं तो क्या बात हो, तो उस कदर तो नहीं। जैसे लोगों को हमने देखा बात में शेर सुनाते हुए, बात में शेर सुनाते हुए, उस तरह से तो हम नहीं बन पाए। लेकिन फिर किसी हद तक थोड़ी उनकी खुशबू, वो है ना उनका शेर किसी शायर का कि कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, फिर यूं हुआ कि वो मेरे लहजे में आ गया। तो बस इसी तरह से कुछ ये लहजा बनता चला गया, कुछ किस्से याद होते चले गए जो लोगों ने सुनाए, हमें अच्छे लगे। तो ये जरूर है कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो दिल पे छप जाती है। वो किस्से हमने इतने ध्यान से सुने, और ध्यान से सुने भी नहीं, वो इतने अच्छे लगते रहे कि फौरन याद होते रहे। तो वही किस्से अब हम लोगों को सुनाते हैं। मसलन योगेश जी से जो किस्से हमने सुने या जो शेर हमने सुने, अभी भी हम सुनाते हैं। और हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम तो शोरूम है जहाँ आपको चीज़ें दिखती हैं, गोडाउन तो हमारा योगेश प्रवीण ही है या रोशन तकी है। तो अगर ये लोग नहीं होते तो हम नहीं होते। अगर योगेश प्रवीण जी की बात हो रही है तो कोई उनका एक किस्सा भी बनता है। बिल्कुल, बहुत बहुत किस्से हैं उनके। एक तो ये जो हमने आपको कथा सुनाया, लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, ये उन्हीं का शेर है। इसके अलावा उनका एक और कथा मैं आपको सुना देता हूँ कि ये सच है कि जिंदा दिली की कोई किताब है तू, ये सच है कि जिंदा दिली की कोई किताब है तू, अदब का इल्म हुनर का हंसी शबाब है तू, सरे चमन जिसका जलवा है वो गुलाब है तू, लखनऊ आज भी दुनिया में लाजवाब है तू। तो ये योगेश जी की बात है। और योगेश जी के बहुत किस्से, मसलन बहुत छोटे थे हम और उनके पास जाते थे और उनसे जैसे हमने पूछा कि ताऊ आपके पास वो फसाना आज़ाद है सरशार की? बोले हाँ हाँ है, जाओ ऊपर चले जाओ सीढ़ियाँ चढ़ के और कमरे में जाना, इस तरफ लगी हुई है बाईं तरफ, और ले आओ। और हम गए, ले आए। हमने कहा सर मैं आपको पढ़ के वापस कर दूंगा। बोले तुम ले जाओ पढ़ो, फिर रखना, जब मर्जी हो तब देना। तो इस तरह से कितनी किताबें, क्योंकि बहुत कम उम्र जब होती है तो आपका दायरा बहुत महदूद होता है। आपको घर से ये इजाज़त नहीं होती कि आप घर से बहुत दूर चले जाएं अकेले, तो आप उसी दायरे में। तो वहाँ उस इलाके में कोई ऐसी किताबों की दुकान नहीं थी जहाँ ये लिटरेरी किताबें, यूनिवर्सल वगैरह गंज में थे, तो वो हमें उस समय तक इजाज़त नहीं थी कि हम अकेले साइकिल से चले जाएँ। और वो तो हमारे लिए तो योगेश जी होते थे कि भाई, अच्छा हमें मालूम ही था कहाँ मिलेगी, इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो योगेश जी होते थे कि भाई उनसे पूछ लो, हर सवाल का एक ही ठिकाना, हर ताले की एक ही कुंजी, योगेश जी से पूछ लो। तो उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा हाँ है ले आओ, तो वो ले आए, हमने पढ़ा और बहुत अच्छी लग गई। तो उन्होंने पता चला उस किताब पे जो उन्होंने हमें पढ़ने के लिए दी, तो उस पर साइन कर दिया कि हिमांशु के लिए। और वो किताबें, कितनी किताबें मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं उनकी, जो उन्होंने हमें साइन। कई किताबें तो ऐसी हैं जो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मेरे साहित्यिक उत्तराधिकारी हिमांशु वाजपेयी अरे क्या बात। तो ये हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तमगा है, क्योंकि आपका हीरो वो अगर आपको ये लिख दे तो वो आपके लिए किसी भी चीज से बड़ी चीज है। मतलब जिस माहौल में आपकी परवरिश हुई, पहले आप, वो लखनऊ है कि नई, जो नया लखनऊ बस गया उसके बाद आबादी बढ़ी, फिर वो लखनऊ कहीं खो गया है? देखिए, वो लखनऊ है लेकिन वो लखनऊ सिमट गया है। वो लखनऊ में भी कम नजर आता है। तो वो लखनऊ में ज्यादा नजर आए, वो जो लखनऊ सिमट गया है वो थोड़ा फैले, थोड़ा वापस इन सब चीज़ों का, लखनवी कल्चर का, लखनवियत का जोर बढ़े, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। हम जो किस्सागो हैं, आप जो पत्रकार हैं, हम जो शहर के लिए जीते मरते हैं, हमारा दिल धड़कता है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ऐसा माहौल बना दें, ऐसा जगमगा दें, ऐसा झमझमा दें लखनवियत को कि ये जो लखनऊ, जिसमें बहुत शहरों के लोग आ गए हैं, जाहिर तौर पे शहर बड़ा होता है तो ये सब होता है, और लखनऊ बदल भी गया है, तो इसमें ऐसी फिजा, ऐसी कल्चरल फिजा बना दें कि एक लखनवियत जो है दोबारा गालिब हो जाए लखनऊ पर। और फिर जो नए बच्चे हैं वो ये समझें, वो ये प्राइड महसूस करें कि भाई लखनऊ की जो बात है उसमें कुछ खास बात है। तो एक तो तरीका ये है परवेज भाई कि हम ये कहें कि भाई लखनऊ तो अब वो लखनऊ नहीं रह गया, तो किस्सों में बचा है, या वो तो पहले की बात थी अब तो बदल गया। एक तो ये तो आसान जो जायज बात है सच बात। लेकिन इससे आगे क्या करना है हमें, इससे आगे, ये सही बात है, ये जो आप कह रहे हैं या जो तमाम लोग कहते हैं, ये बात तो सच है। देखिए कि वो लखनऊ जैसा पुराना लखनऊ था अब वो नहीं है, बदलेगा भाई, 2026 है। तो जो 1970 में जो लोग होंगे लखनऊ में, उन्होंने जो लखनऊ देखा होगा, तो वो हम जैसे हंसेंगे, अबे तुम क्या लखनऊ हमने देखा। तो सच बात है, फैक्ट है भाई, हम तो पैदा नहीं होते 70 में, तो हमने नहीं देखा वो लखनऊ। लेकिन हमें ये करना है कि अगर हम थोड़ी कोशिशें करें, अगर हम खूब किस्से सुनाएं, खूब लखनऊ पे प्रोग्राम हो, खूब ऐसे इंटरव्यूज हों, खूब लोग बात करें, अलग अलग विशेषज्ञ जो हैं वो अपने अपने विषय में बात करें, तो जो लोग सुनेंगे
वो थोड़ा तो इंस्पायर होंगे, वो बात करना चाहेंगे उस तरह से, वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, तो एक फिजा बदलेगी। ये कोई कल्चर ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिट गया तो आप बिल्कुल मिट गया। आप मतलब अगर कोशिश करें तो काफी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। और हमें इस रिवाइवल शब्द से बहुत मुश्किल है। हम ये मानते नहीं कि रिवाइव हमें कोई चीज को, किसी चीज को करना है। हम ये मानते हैं कि हमें बढ़ाना है। एक चीज है, एग्जिस्ट करती है, हमें और उसको थोड़ा बेहतर तरीके से करना है। जैसे योगेश जी ने हमें किस्से सुनाए। अब मेरी उम्र इतनी हो गई कि अब हमसे बाद की 2 पीढ़ियां आ गई, तो वो लोग थोड़ा हमें इस तरह से देखते हैं कि हम थोड़ा सीनियर, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रहनुमाई करें, हम किस्से से ऐसे सुनाएं। हम चले जाएंगे तो हमने जिनको किस्से सुनाएंगे वो उन किस्सों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक पूरा सिलसिला है। योगेश जी के लिए नागर जी हीरो थे, हमारे लिए भी नागर जी हीरो, लेकिन हमने नागर जी को देखा नहीं, हमने योगेश जी को देखा, योगेश जी ने नागर जी को देखा था। तो इस तरह से ये एक सिलसिला है। जब आप एक समाज को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो आप बात सही कह रहे हैं कि लखनऊ सिमट गया है, वो किस्सों में बचा है। लेकिन मेरा ये कहना है परवेज भाई कि अगर हमने उसे किस्सों में भी बचा लिया तब भी उस लखनऊ को हम बचा ले जाएंगे। ये आखिर में एक बात कहेंगे कि थोड़ा जो हमारे वक्त के साथ साथ थोड़ी सी पॉलिटिक्स हावी होती है, लोगों में थोड़ी सी तलखियां बढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ में जैसे पहले होली खेली जाती थी, होली का जिक्र हुआ, आज भी जब लखनऊ में मुहर्रम होते हैं या चहल्लम होते हैं तो जो दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी गमजदा होते हैं। इसके बारे में बिल्कुल सही बात। नहीं, बहुत यहाँ तो एक रिवायत रही, और वो रिवायत ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, वो रिवायत जारी है। यानी जो लोग मुहर्रम की मजलिसों में नहीं गए हैं कभी, उन्हें शायद इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन जो लोग जाते हैं वो ये जानते हैं कि मुहर्रम की मजलिसों में, या मुहर्रम की मजलिसें छोड़ दी, और भी जो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं या तमाम जो ऐसे मौके होते हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद रहती है दूसरे धर्म के लोगों की जो अपना एक तरीके से फर्ज समझते हैं कि भाई ये एक चीज है तो इसमें हमें हाजिर रहना है। एक चीज वो भी तो होती है कि भाई परवेज भाई हमारे दोस्त हैं, तो परवेज भाई को ये एहसास रहना चाहिए कि हिमांशु बाजपेयी उनके साथ खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं, जहां वो हैं वहां हम। तो ये हर जगह होता है भाई। होली देखिए क्या है, हम लोग यूं समझते हैं, कई बार जो थोड़ा जल्दबाज लोग हैं वो ये समझते हैं कि भाई देखिए आपने होली खेल ली या हम मजलिसों में शरीक हो गए तो ये मतलब नहीं है कि आप हिंदू हो गए या हम मुसलमान हो गए। रिलीजन हमारा है, हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, बस इतना ही चाहिए। और यही है जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है। यानी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहे कि लो ये तो ऐसा हो गया। तो ये लखनऊ में बहुत रहा है और अब तक है। आप देखिए किसी भी पुराने इलाके में आप चले जाइए, आप होली में देखिए किस तरह से होली खेली जाती है। ये चौक की बारात निकलती है, ये चौक की बारात अब देखिए किन मोहल्लों से जाती है और किन इलाकों से जाती है, वहाँ स्वागत करने वाले कौन है, और वहाँ खुशी से माला पहनाने वाले और गुलाल लगाने वाले और शरबत पिलाने वाले कौन लोग हैं। तो आप देखिए कि अभी भी मुहर्रम में जो सबीलें लगती हैं उनमें आप पता कीजिए कि ये जो गिलास पानी का पिला रहा है ये कौन आदमी है। तो ये इमामबाड़ों में जाइए, झाऊलाल के इमामबाड़ों में, और आप अंजुमनों में पता कीजिए तो यहाँ तो अंजुमनें अभी भी हैं, जो कितनी ऐसी अंजुमनें हैं जो गैर मुस्लिमों की अंजुमनें हैं। तो कितने लोग हैं जो बाकायदा मरसिया पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो जाते हैं बाकायदा मजलिसों में। कृष्ण बिहारी नूर, मतलब वो तो हमें तो सौभाग्य मिला उनको करीब से देखने का, उनसे बात करने का, तो हम जानते हैं। या मसलन आजिज मातवी साहब थे, उस्ताद शायर थे, तो निर्मल दर्शन दद्दा जो उनके शागिर्द भी थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि हनुमान प्रसाद शर्मा उनका नाम था, और बहर के और उसके मास्टर थे वो। और निर्मल दद्दा ने बताया था कि यार मजलिस की बात तो अलग है और ऐसे भीड़ में और लोगों के बीच तो अलग बात है। उनकी मातवी साहब की ये अकीदत थी इमाम हुसैन से कि खलवत में और तन्हाई में भी अगर इमाम हुसैन का जिक्र आ जाए या उन्हें याद आ जाए या करबला का जिक्र छिड़ जाए तो उनकी आंखें नम हो जाती थी, उनके आंसू टप 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 बहने लगते थे। तो ये तो इस मौजू पे कोई एक बड़ा मशहूर शेर भी है उनका, आपको अगर याद हो। बहुत यहाँ तो माथुर लखनवी सबसे मशहूर शायर है, जिनके बहुत सारा जिनका कलाम जो है वो इमाम हुसैन के ताल्लुक से, अहले बैत के ताल्लुक से बहुत दुनिया भर में उनका कलाम पढ़ा जाता है।
आंख में उनकी जगह, दिल में मकान शब्बीर का। फिर यूं है कि जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज से हिंदुस्तान शब्बीर का। तब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा हुआ नहीं था और ये तो सिर्फ कहा जाता है। लेकिन क्या है कि शायरी में इन सारी मान्यताओं की बड़ी अहमियत है। हम इसकी इस पर डिबेट कोई करे कि हाँ ऐसा हुआ था नहीं, वो अलग बात। लेकिन जो अकीदतमंद है, जो उन्हें मिला है अपने बुजुर्गों से, तो उसमें ये बात बहुत बार बार कही जाती है कि भाई ऐसा ये माना जाता है कि इमाम हुसैन ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम ऐसा चाहते हैं। तो वो उस पर ये शेर उनका हुआ और वो बड़ा मशहूर हुआ और पढ़ा जाता है। तो माथुर लखनवी भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिस तरह से उनका जो कलाम है वो, और सिर्फ माथुर लखनवी नहीं, कृष्ण बिहारी नूर बाकायदा जाते थे मजलिसों में और कितना कलाम उन्होंने कहा। माथुर लखनवी साहब, उसके अलावा तमाम शायर हैं जो, छन्नूलाल दिलगीर जब उन्होंने शेर कहने शुरू किए तो वही मामला था। तो तमाम चीज़ें हैं जो इस शहर की रिवायत को जानते हैं, वो ये सब बातें समझते हैं। और हम जैसों की जिम्मेदारी है कि हम ये बताएं लोगों को कि ऐसा शहर है। लखनऊ की बात चल रही है, लखनऊ की तहजीब की बात चली, अगर लखनऊ के खानों की बात न की जाए तो बड़े अधूरा रह जाएगा। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अब वो लखनऊ की बिरयानी में वो बात नहीं रही, उसके बावजूद पूरी दुनिया से लोग आते हैं और बिरयानी खाने। नहीं, हम तो कह रहे हैं ठीक है, हमने मान लिया कि अब वो लखनऊ की बिरयानी में वो बात नहीं रह गई, या अब वो लखनऊ में वो बात नहीं रह गई, या पुराने लखनऊ में वो बात नहीं रह गई, या चौक में वो बात नहीं रह गई। ये एक ऐसा जुमला है, ये आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं कि अब बॉलीवुड की म्यूजिक में वो बात नहीं रह गई, सच बात है, नहीं रह गई। अब क्रिकेट में वो बात नहीं रह गई, अब सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने में, सच बात है ना। लेकिन मुझे ये बताइए, अब लखनऊ में वो बात नहीं रह गई, ये बात सच है, लेकिन वो बात पैदा हो या वो बात बची रहे या बनी रहे, इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? तो एक तो बात यह है कि हम शिकायत करें कि वो है ना अहमद फराज का शेर के शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हमने मान लिया कि नहीं रह गई, लेकिन जो रह गई ये बात उतनी तो बच जाए ताकि 20 साल बाद ये भी ना रहे कि कोई 2026 का लड़का ये कहे कि भाई 2050 में अब वो बात नहीं रह गई जो 2026 में हुआ करती थी, ये ना कहना पड़े। तो इसके लिए हमें काम करना होगा। तो अगर आपको लगता है कि लखनऊ में वो बिरयानी में वो बात नहीं रह गई, तो फिर आप लखनऊ के पुराने लोगों के पास जाइए, उनसे समझिए कि लखनऊ की जो वो बिरयानी होती थी वो कैसे पकती थी और उसमें क्या खास बात होती थी, और फिर उस रेसिपी को, उस क्विजीन को आप सहेजिए, डॉक्यूमेंट कीजिए, उसका वीडियो बनाइए। अल्टरनेट कहीं आया होता है। आज भी नंबर 1 पे लखनऊ की बिरयानी, खास कर ये जो जायके हैं। बिल्कुल। खानों की बात हो रही तो जैसे टुंडे के कबाब या इदरीस की बिरयानी या निहारी यहाँ की बड़ी मशहूर है। कौन से ऐसे खाने जो आपके जहन में आज भी वाबस्ता हैं कि ये बड़े मशहूर थे, इनका जायका इनके अलावा भी लिया जा सकता है? नहीं, बहुत। हमें लगता है कि ये जो जायके हैं, निहारी है और टुंडे के कबाब है और ये बाजार का खाना है, स्ट्रीट फूड है, तो बहुत मकबूल है ही। लेकिन जैसे हमने कहा ना कि घरों की रेसिपीज हैं, जैसे एक नानी थी हमारी, वो बनाती थी, वो आम के लच्छे का एक बहुत अच्छा सा अचार बनाती थी, तो और वो बड़ा उसका खास एक जायका होता था। अब वो नहीं रही और वो रेसिपी जो है लॉस्ट हो गई। या राजा हरिश्चंद्र स्कूल जहाँ के हम पढ़े हुए हैं, वहाँ इंटरवल में एक बजरंगी नाम के एक बूढ़े चचा आते थे और वो लैया चना बेचते थे। तो उनके चने बड़े खास किस्म के होते थे, छोटे छोटे चने होते थे, वो लाल मिर्च का उस पर वो लिपटा रहता था। तो वो अब वो नहीं रहे, तो वैसे चने ही हमने नहीं खाए। तो मेरा ये कहना है कि तब तो हम बच्चे थे, पता होता तो हम वो सब डॉक्यूमेंट कर लेते, लेकिन हम थोड़े बड़े हो गए तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ें जो घर की चीज़ें हैं, जो शायद जो कहीं लिखी नहीं गई, जो डॉक्यूमेंट नहीं हुई, उनको सहेज लिया जाए। तो वो जायके जो है हमें लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बचा ले जाएं। मजबूर इतनी बातें हैं कि जल्दी तो खत्म ही नहीं हो सकती, इंटरव्यू भी नहीं खत्म हो सकता है, फिर आपको कभी जहमत देंगे। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि बात रूमी गेट से शुरू हुई थी, एक तरफ घंटा घर है, तो इस रूमी गेट ने क्या क्या नज़ारे देखे हैं, इनके ऊपर कोई एक किस्सा और वहीं से हम लोगों की बात खत्म। नहीं, रूमी गेट से तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आसफुद्दौला जो लखनऊ के नवाब हैं, देखिए नवाब तो लखनऊ बहुत हुए, लेकिन जो दो नवाब हैं, एक आसफुद्दौला और एक वाजिद अली शाह, इन दो ही का जिक्र सबसे पहले आता है और वो आना भी चाहिए, ये उसके मुस्तक भी है, डिजर्व भी करते हैं। दोनों में कुछ बहुत खास चीज़ें हैं। एक तो दोनों आर्ट्स एंड कल्चर के बड़े पेट्रन थे। दोनों मतलब यानी आसफुद्दौला के ज़माने में ही लखनऊ में लोग आना शुरू हुए, लखनऊ वो लेकर गया है राजधानी यहाँ, और फिर उन्होंने
देश भर से बड़े बड़े कलाकारों को, शायरों को, सबको बुलाया और यहाँ फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। वाजिद अली शाह भी आर्ट्स एंड कल्चर के बड़े पेट्रन थे, दोनों शायर थे। आसफुद्दौला भी बहुत अच्छे शायर थे और वाजिद अली शाह भी बहुत अच्छे शायर थे। तीसरी बात यह है कि दोनों जो हैं बड़े सेकुलर लोग थे, बड़े कंपोजिट कल्चर वाले लोग थे। दोनों ने लखनऊ में एक तरीके से, आसफुद्दौला तो यानी लखनऊ में राजधानी बनाने वाले पहले नवाब थे जिन्होंने लखनऊ में रहकर हुकूमत की, तो वो सिलसिले की शुरुआत वहाँ से हुई। और मेल मिलाप वाले इंसान थे, उनके दोस्त राजा झाऊलाल, तमाम किस्से हैं। और वाजिद अली शाह वो भी इसी तरह के आदमी, उनके भी तमाम किस्से हैं। तो ये जो पूरी इन लोगों ने जो एक माहौल जो दिया लखनऊ को, वो ये लोग तो गए, जिंदगियां पूरी हो गई, जमाना बदल गया, 100-150 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, लेकिन वो जो इन्होंने एक फिजा दी, कल्चरल फिजा, वो इतने सारे इनकलाब के बावजूद, इतने सारे बदलाव के बावजूद, वो खुशबू अगर आप महसूस करना चाहें और थोड़ा गौर से देखें, थोड़ा आप ध्यान लगा कर देखें, थोड़ा ठहर के देखें और ढूंढें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे कुछ अलग है माम। तो वो जो अलग होना है वो इन लोगों ने दिया। और रूमी गेट ये लखनऊ की, लखनवियत की पहचान है। तो रूमी गेट जब कोई देखेगा तो वो नवाब को ज़रूर याद करेगा कि जो अपनी रियाया के लिए इतना हाजिर था, कि उसने कैसा प्रोजेक्ट शुरू किया था कि भाई सब खुश रहें और सब मज़े से रहें। तो हमारे लिए तो रूमी गेट सिर्फ ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये इसलिए हर जगह लखनऊ के नाम पे छपती है क्योंकि लखनऊ क्या है, ये उसका स्टेटमेंट है कि मुश्किल वक्त में भी एक हाकिम ने अपनी रियाया को छोड़ नहीं दिया, मुश्किल में वो उसके साथ खड़ा था। और इसीलिए लखनऊ को शहर वफा कहा गया कि लखनऊ वाले जब साथ देते हैं तो साथ देते हैं, फिर साथ नहीं छोड़ते हैं, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में साथ खड़े रहते हैं। उसकी एक वफा की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है, दोस्ती की निशानी है। और एक शहर जो एक सपना था आसफुद्दौला का, जिस सपने जो ख्वाब देखा था आसफुद्दौला ने और जिसको ताबीर अता की वाजिद अली शाह ने, उन दोनों के दरमियान का शहर है ये। ख्वाब और ख्वाब की ताबीर के दरमियान जो शहर आबाद हुआ वो शहर है लखनऊ। एक बड़े मशहूर शायर हैं, उनकी गजल के 2 शेर हैं, नौजवान शायर हैं कि अब बात तेरी कुन पे है, कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है, वाह, ये नामो नसब जाके जमाने को बताओ, दरवेश तो आहट से ही पहचान गया। वाह, वाह। हिमांशु वाजपेयी साहब एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। लखनऊ के बारे में आप इनसे बातें होती रहेंगी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, लेकिन वक्त की भी एक मजबूरी होती है। हम फिर कभी इनसे लखनऊ के किस्सों के बारे में कुछ और जानेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे। फिलहाल आज आपने जो इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए हिमांशु भाई बहुत कभी भी, और फिर हम लोग बात करेंगे। और जब आप कहेंगे लखनऊ तो इतना पसंदीदा मौजू है और आप इतने पसंदीदा हैं हमारे, कि जब आप बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।